सबसे पहले तो मैं अ, आपकी दाद देता हूँ कि आपने पहला ही क्वेश्चन पूछा है और वो भी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा है जैसे कि तैयारी के साथ में कि वो भी जो दूसरे ऑफिसर ने लिखा है। मैं आपको एक जिंदगी का सिद्धांत बताना चाहता हूँ, एक प्रिंसिपल बताना चाहता हूँ। वो ये है कि एक फौजी ऑफिसर किसी भी पॉलिटिशियन के कमेंट के ऊपर में कमेंट नहीं करता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कोई दूसरा ऑफिसर लिखे उसके ऊपर भी कमेंट नहीं करता है। लेकिन हाँ, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो सोच है उसके बारे में जरूर बोलूंगा। देखिए, पहले आपने जो पहला ही शब्द आपने इस्तेमाल किया था, वो आपने कहा था कि टेंशन है इंडिया चाइना एलएसी ईस्ट लद्दाख के अंदर में। वो आपने बिल्कुल ठीक बोला कि तनाव है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कमर चीमा जी कि ये जो 15 जून को हुआ है, जिसके बारे में आपने जिक्र किया अभी, वो एक बहुत बड़ा धोखा, एक जैसे हम भारत की भाषा में बोलते हैं लक्ष्मण रेखा क्रॉस की है, एक गद्दारी की है चाइना ने। और जो ट्रस्ट था ना, जिसको TRUST कहते हैं, वो एकदम टूट गया है। और जो बांध, जब व्हेन द लिमिट इज क्रॉस्ड एंड व्हेन थ्रेशोल्ड इज क्रॉस्ड, फिर एक बांध टूट जाता है। अभी ऐसी स्थिति आ गई है कि पहले जो थोड़ा धैर्य से बोलते थे जब टॉपिक चाइना का होता था, वो धैर्य का बांध टूट चुका है। सबसे पहले तो मैं जितना भी लिखा है, जैसे आपने रेफर किया है, मैं उस व्यक्तित्व से, उस बात से, उस धारणा से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं कारण बताता हूं आपको क्यों सहमत नहीं हूं। देखिए, आप भी बहुत राष्ट्रवादी हैं, आप भी अपने देश के बारे में सोचते हैं हर वक्त। आपके दिमाग में रहता है कि किस प्रकार आपके देश की बात की जाए। तो उसी प्रकार भारत में भी राष्ट्र की, जो मौजूदा सरकार है उसकी, और जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, और जो सेना है, इसके बरखिलाफ बिल्कुल नहीं बोला जाता है जब बात नेशनल सिक्योरिटी की हो और जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो। तो इसके बारे में ऐसा लिखना और ऐसे सवाल उठाना प्रिंसिपली, सिद्धांत के रूप में ठीक नहीं है। अभी मैं बात बताता हूं आपको 15 जून की। देखिए, ये जो चाइना की PLA ने हरकत की है, ये तो प्रोफेशनल सोल्जर नहीं करते हैं। प्रोफेशनल सोल्जर, एक सोल्जर क्या होता है? सोल्जर होता है एक इंसान जिसने राष्ट्र की रक्षा और सेवा के लिए कसम बंद होता है, वो लेता है। और वो अकेला नहीं है, उसके साथ में एक हथियार दिया जाता है। तो कभी भी सैनिक विदाउट वेपन, मैं तो सोच भी नहीं सकता हूं कि ऐसी क्या हालत है कि वो भी सरहद के ऊपर में, कि कोई फौजी सोल्जर हो और उसके पास हथियार ना हो। और मेरे को तो सुनकर बहुत ही अचंभा सा लगता है कि स्कफल हुआ, मैली हुआ, उसके अंदर में डंडे, डंडों के ऊपर में कील, और इस प्रकार की चीजें इस्तेमाल हुई। और सिर्फ अभी तक दो स्टेटमेंट आई है भारत की तरफ से ऑफिशियल। एक तो मिलिट्री की तरफ से कि एक, मतलब 20 जवान मार्टिर हुए हैं, जिनमें एक कमांडिंग ऑफिसर साहब हैं। देखिए, मैंने तो पूरा जिंदगी फौज में बिताई है। जो कमांडिंग ऑफिसर होता है, बहुत बड़ा औहदा होता है। वो 1,000, और स्पेशली इन्फेंट्री के अंदर में जो 1,000 जवान होते हैं, उनका मुखिया और उनका फादर होता है। और अपने कमांडिंग ऑफिसर के लिए पूरे के पूरे जवान कुछ भी कर देंगे। इसमें अभी देखने वाली बात यह है कि ये जो PLA ने हरकत की है, क्या ये सोल्जर का काम है? जहां जो PLA की प्रथा रही है, PLA की अचीवमेंट्स क्या हैं, देख लेते हैं एक बार। उनकी प्रथा है कि तिएननमेन स्क्वायर में प्रोटेस्टर के अगेंस्ट में किस प्रकार टैंक लेके चढ़ जाओ। उनकी अचीवमेंट है तिब्बत में प्रोटेस्टर के अगेंस्ट कैसे चढ़ जाओ। उनकी प्रथा रही है सिंजियांग के अंदर में, वहां पर उइगर जो है उनके ऊपर में कैसे, उनको कैसे मारो।
उनकी एज ए सोल्जर कॉम्बैट एक्सपीरियंस तो है नहीं। लास्ट कॉम्बैट एक्सपीरियंस 1979 में वियतनाम से लड़ाई लड़ी थी, जो हार गए थे। और उसके बाद में मैं आपको एक बड़ा मजेदार चीज सी बताता हूँ। बात है जुलाई 2015 की, जो चाइना का यूएन पीस कीपिंग मिशन के ट्रूप्स थे साउथ सुदान जूबा के अंदर में। वहां पर चीन की सेना की एक टुकड़ी थी। तो एक दिन जुलाई के महीने में 2015 में रेबल्स ने अटैक कर दिया। एड वर्कर्स की प्रोटेक्शन कर रहे थे चाइनीज वाले। अटैक के बाद में ये सब वहां से भाग गए, हथियार छोड़ के भाग गए, और 4 दिन तक वहां फायरिंग चलती रही। 2 चाइनीज के सोल्जर मर गए। उसके बाद में जो इंडियन बटालियन थी 7 कमांड रेजिमेंट, वो वहां गई और उन्होंने चाइना वालों को बचाया। ये बचाने का और ये ट्रस्ट का। और देखिए 1975 वाज द लास्ट टाइम जब एक तुलंगला जगह है वेस्ट कामेंग में, अरुणाचल प्रदेश में, जहां पर हमारे पेट्रोल को अम्बुश किया था चाइनीज ने, और 4 असम राइफल के जवान मार्टिर हुए थे। 45 इयर्स के बाद में ये एलएसी के ऊपर में हमारे ट्रूप्स की शहीदी हुई है। और मेरे को तो इसका कोई वो नहीं है रेफरेंस की पीएलए के कितने मरे हैं, क्योंकि 1967 में नथुला ने चाइना के जो झड़प हुई थी चाइना और भारत की, नथुला और चोला के अंदर में, उसमें ऑफिशियली चाइना ने बोला था 68 मरे हैं, बट एक्चुअली मरे 400 थे। अभी अगर आप देखें तो अमेरिका के न्यूज़पेपर ने बोला है 35, ब्रिटिश के एक्सप्रेस ने बोला है 30, मीडिया बोल रहा है 43। शुरू के अंदर में एक वॉन्ग वेनवेन है, जिन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर में जो ग्लोबल टाइम्स के, उन्होंने लिखा कि 5 PLA किल्ड एंड 11 इंजर्ड। और चाइना की तो ये आदत है झूठ बोलने की। चाइना का तो जो सबसे बड़ा प्रोग्रेस किया है वो तो साइकोलॉजिकल वॉर, प्रोपेगेंडा, मीडिया वॉर में किया है। तो उनकी कोई बात का यकीन नहीं करता है। और आप भी तो शामिल हैं पूरे विश्व के अंदर में, वर्ल्ड के अंदर में। जब से कोरोना शुरू हुआ है दिसंबर 2019 में, तब से चाइना ने झूठ ही बोला है। चाहे वो नंबर हो, चाहे वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऑफ कोविड है, उनकी तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा। और बहुत हैरानगी होती है कि कोई देश अपने उनके अगर जवान मरे हैं तो वो ओन अप नहीं करें, समझ में नहीं आता है। तो जलसा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने कहा कि उनका जो काम है वो एक कम्युनिस्ट स्टेट है, तो वो चीजें छुपाते हैं, प्रोपेगेंडा, वॉरफेयर और इस तरह की चीजें करते हैं। लेकिन जनरल साहब, जाहिर बात है, एज ए सोल्जर मैं अब यहाँ पे बैठ के बात कर रहा हूँ, हम पाकिस्तान में, मैं यकीन करके माने दुनिया में कहीं भी किसी की जान जाए तो बात तो अच्छी नहीं है। सब लोग अपनी माओ के बेटे हैं, और माँ और बाप का कब दिल करता है किसी की जान जाए, भले मुल्कों के हालात कैसे हैं। आप लोग वर्दी पहन के भारत में अपने मुल्क की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, आप लोगों को आपका मुल्क सल्यूट करता है। मैं कहता हूँ एक फौजी किसी मुल्क का भी हो, उसका ये कमाल ही बड़ा है कि वो वर्दी पहन के, हाथ में बंदूक लेके और खड़ा हुआ है अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए। अगर आपकी 12-13 लाख फौज है तो वो 1.5 अरब 130 करोड़ लोगों के लिए, 40 करोड़ लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी ऑनर की बात है उन फौजियों के लिए। जल साहब, अगले दिन मैं आपको टीवी पे सुन रहा था, परसों या कल, और अभी भी आपने एक बोला है, आपने बोला है जो सीईओ होता है ही इज अ फादर ऑफ द यूनिट, और अगर मैंने गलत नहीं सुना तो। जल साहब, जब इस तरह की एक पोजीशन आ जाए फौज में, एंड यू हैव सर्व्ड, और आपको पता है आपके कई जवान जो हैं वो आपकी इंडियन आर्मी के आपके सामने शहीद हुए होंगे, या कभी ऐसा कोई मौका आ जाता है, जख्मी हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो जल साहब व्हाट इज द मूड इन द आर्मी? आर्मी में क्या मूड है इस वक्त? क्योंकि सीओ आपका जो है उसकी डेथ हुई है, वो शहीद हुआ है। आपके लिए, भारत के लिए इसमें क्या, फौज क्या सोच रही है एज ए रिटायर्ड जनरल? व्हाट आर यू थिंकिंग? और आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि आपकी आर्मी चीफ सीडीएस क्या सोच रहे होंगे इस वक्त? कंवर चीमा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और जिस प्रकार से सवाल को आपने रूप दिया है वो उससे भी अच्छा है, क्योंकि आपने सोल्जर्स के बारे में इतना निष्ठापूर्ण बात की है। बहुत खुशी होती है कि कोई इंटेलेक्ट सोल्जर की कीमत और उसकी वर्थ को इस प्रकार जाने और फिर सवाल के रूप में पहुंचे। शाबाश है आपको इस बात के लिए, ऑनेस्टली एज ए पर्सन टू पर्सन।
Sir, thank you. सेकेंडली, जो आपने खास तौर पे बोला है कमांडिंग ऑफिसर, देखिए मैं तो इन्फेंट्री का ऑफिसर हूं, मैं तो सच बोल रहा हूं, मैं आत्मा के रूप में बोल रहा हूं, आपको तो मालूम है कि मैं किस तरह से बोलता हूं। जो कमांडिंग ऑफिसर होता है वो एक जवान और एक जूनियर ऑफिसर के लिए, उस पलटन के जूनियर ऑफिसर के लिए एक भगवान की तरह होता है, क्योंकि वो, उसके ऊपर में निर्भर करता है पूरी यूनिट। अगर ऐसी स्थिति वो आ जाए जिसमें कमांडिंग ऑफिसर मार्टियर हो, तो पूरे जवानों में ऐसी आग लग जाती है, ऐसी आत्मा में आग लग जाती है कि उसका एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको शब्दों के रूप में बता नहीं सकते हैं। और एक्चुअली वहां पर भी यही हुआ होगा। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, दो तीन सवाल मेरे भी जहन में है एज ए सोल्जर। पहली बात कि रात के वक्त में क्यों हुआ ये, दूसरा उनके पास में हथियार क्यों नहीं थे, क्योंकि मेरे जहन में तो एक सोल्जर और जो एक वेपन है उसमें ऐसा मेल है कि जो हथियार होता है वो बदन का ही हिस्सा होता है। हम तो पूरी जिंदगी इसी प्रकार ट्रेनिंग किया है, आंख बंद करके अंधेरे के अंदर में अपने वेपन को प्यार किया। तो मैं तो सोच भी नहीं सकता हूं कि बॉर्डर के इलाके में आप हैं और आपके पास में हथियार नहीं है। फिर मैं बहुत गहराई से सोचता हूं कि ये क्यों हुआ। देखिए उस वक्त में वातावरण क्या था, वातावरण ये था कि 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल साहब के लेवल के ऊपर में बातचीत हुई ईस्ट लद्दाख में कि सिचुएशन को इंप्रूव किया जाए, रिजॉल्व किया जाए। लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पहली बार, इट वाज अनप्रेसिडेंटेड स्टेप कि पहली बार लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऊपर में चाइना के साथ ऑन ग्राउंड मीटिंग की। तो आप सोच सकते हैं कि उसका कितना महत्व, कितना इंपॉर्टेंस है कि लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने बात की। बात जिस प्रकार मीडिया में आई और जिस प्रकार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर दोनों साइड ने बोला, तो ये पता लगा कि बातचीत बहुत अच्छी थी। दोनों साइड ने एग्री किया कि हम रिजॉल्व करेंगे, हम डी एस्केलेशन करेंगे, डी इंडक्शन करेंगे, डिसएंगेजमेंट करेंगे। और उन्होंने बोला कि तरतीबवार करेंगे। उसके बाद में और भी मीटिंग होंगी जिसपे डिटेल किए जाएंगे और डिसएंगेज करेंगे। उसके बावजूद ये हुआ है तो समझ नहीं आता है। एक्चुअली मैं आपको सच्चे दिल से बोल रहा हूं कि ये क्यों हुआ। और आपने तो खास तौर पर ये बोला है कि एक फौज के अंदर में, एक देश के अंदर में क्या मूड होगा। देश के अंदर में मूड ये है कि चाइना ने और पीएलए ने धोखा दिया है, उनका जो ट्रस्ट था वो एकदम टूट गया है और इसका इंपैक्ट हर एक जगह पड़ेगा। ये जो लड़ाई होती है ना, ये ऑल गवर्नमेंट, एंटायर नेशन और जितने भी एलिमेंट ऑफ पावर और वॉर होते हैं, जिस प्रकार से डिप्लोमेसी, इंफॉर्मेशन, मीडिया, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, हर एक चीज को शामिल करके होता है। अभी तो भारत के अंदर में ऐसी आवाजें उठ गई हैं क्योंकि अभी बांध टूट गया है। लोग सभी, हर व्यक्ति बोल रहा है बाइकआउट करो, चाइना के हर एक माल को बैन करो। अभी तो भारत सरकार ने जो पुराने जितने भी प्रोजेक्ट थे जिसमें चाइना का अंश था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सबको कैंसिल करने की ठान ली है। डिप्लोमेसी के लेवल के ऊपर में जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से बात की तो उसको बेटुक तरीके से बता दिया है, उनको बता दिया है कि ये सब चाइनीज के प्रोवोकेशन के कारण था। और दो वर्ड नोट कर लेना, और ये भी बताया है कि ये डेलिब्रेट था, प्री प्लान था, प्री मेडिटेटेड था। और दूसरा बिल्कुल क्लियर बताया कि दिस विल इंपैक्ट ऑल फेसेट्स ऑफ बायलैटरल रिलेशनशिप। और मैं, कमर जी, आप बहुत अच्छे सवाल पूछते हैं आपने। तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जो मुखिया है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने क्या बोला वो आप थोड़ा नोट कर लेना। बिकॉज उन्होंने कहा है कि भारतीय जवानों की बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। दैट मीन्स देयर सुप्रीम सैक्रिफाइस विल नॉट गो इन वेन। सेकेंडली, उन्होंने कहा कि ये
जो चाइना ने, पीएलए ने उकसाया है, इसका जवाब दिया जाएगा और हम जवाब देने के लिए सक्षम हैं। वी विल रिस्पॉन्ड एंड इट विल बी डन आउट ऑफ आवर कैपेबिलिटी। और तीसरा उन्होंने ये बात की है कि जो जवान जिन्होंने वीरगति प्राप्त की, वो मारते मारते, और मैं तो एक और मारते उसमें ऐड करूंगा, क्योंकि उन्होंने उस धोखे को जवाब देने के लिए चाइना के जवानों को, उनके ऑफिसर को मारते मारते मरे हैं। यह है स्थिति। जी जल साहब, आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ, आई कैन हियर यू। ओके ओके। आपने बिल्कुल सही कहा कि आपके जो प्रधानमंत्री ने कहा कि मारते मारते मरे हैं और खून रायगा नहीं जाएगा, लेकिन जल साहब एक दो चीजें बड़ी सीरियस हैं, उस हवाले से मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जो बेसिकली फिर मैं वो सवाल ये है, जो कुछ इंडिया से हमें आवाजें आई हैं और पता ये चला है कि बेसिकली ये वाकया हुआ क्यों। पता ये चला कि जो आपके सीओ साहब थे, कर्नल बाबू साहब जो थे, जो एक बहादुर बंदा था, उसने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया और अपनी टीम को आगे लेके गया। तो जल साहब पता ये चला था कि वो जो टेरिटरी जिसपे कब्जा किया हुआ था या आपके बकौल इनकर्जन की हुई थी या वो टेरिटरी आपसे ले ली गई थी या चीन उस फौजी वहां पे बैठे हुए थे, बेसिकली वो टेरिटरी वापस लेने लगे थे। तो वापस लेने के लिए, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मैं फौजी होने के नाते मैं ये हैरान हूं कि जो वेपन है वो जिस्म का हिस्सा है, आपके लफ्ज हैं ये भी। तो जनरल साहब, वेपन जिस्म का हिस्सा हो और सीओ अपने जवानों के साथ टेरिटरी को टेक ओवर करने या अपनी टेरिटरी वापस लेने जाता हो और खाली हाथ हो, तो ये लॉजिक समझ नहीं आती। मतलब कहीं गलती हुई, भूल चूक हुई, ऊपर से ऑर्डर नहीं थे कि गन लेके जानी या इस तरह के डंडे लेके जाने। सुनने में आया, मैंने वो डंडा देखा है जिसके इर्द गिर्द वायर्स लगी होती हैं, वो इस्तेमाल हुए। तो गलती कहां पे हुई, सीओ साहब से, या आप समझते हैं कि प्लान गलत था या वो टेरिटरी लेने नहीं जा रहे थे? तो मेरा ये सवाल है आपसे। कमर साहब, आपका सवाल बिल्कुल पिन पॉइंटेड सवाल है और you are an intellect, that's why you are asking such precise and pointed question. I compliment you for that. सर देखिए, सबसे पहले आपने बोला कि आपने एक वर्ड यूज किया टेरिटरी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो एलएसी है, इसमें टेरिटरी की बात नहीं होती है। और प्रधानमंत्री जी ने एक बात बहुत क्लियरली बोला कि ऑन द मैटर ऑफ सोवरेनिटी इंटीग्रिटी देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज। मैं आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहता हूं, जब बात टेरिटरी की आपने पूछी है, तो इस इलाके में, ईस्ट लद्दाख के इलाके के अंदर में, चाइना इज इन एडवर्स पोजीशन ऑफ 37,555 स्क्वायर किलोमीटर इन द एरिया ऑफ अक्साई चिन एंड इन द डेमचौक एरिया 500 स्क्वायर किलोमीटर। तो कुल मिलाकर 38,000 किलोमीटर चाइना इज इन एडवर्स पोजीशन। और 6 मार्च 2019 को पार्लियामेंट के अंदर में हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने बहुत क्लियरली बोला था कि ये इलाका वापस लिया जाएगा। और ये मैं बता देना चाहता हूं आपको कि ये भारत की रेड लाइन है कि ये इलाका लिया जाएगा। तो इसमें एलएसी के अंदर में कोई टेरिटरी की बात नहीं है। ये जो हमारे सीओ साहब गए थे, वो ये चेक करने गए थे कि जो 6 जून को डिसाइड हुआ था कि हम डी एस्केलेशन करेंगे, डी इंडक्शन करेंगे, तो उसके वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली उस दिन के अंदर में ब्रिगेड कमांडर, बटालियन कमांडर लेवल के ऊपर में मीटिंग्स भी हुई थी कि हम लोग डी इंडक्शन करेंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वहां पे एक टेंट लगाया हुआ है जो पहले नहीं था, तो वहीं से लगता है, देखिए ऐसा होता है कि जहां बात हो शहादत की, जहां बात हो फौजी की, जिस प्रकार आपके दिमाग में भी इज्जत है, हर एक जगह इज्जत होती है, उनकी बात, उनके इंसिडेंट को हम स्पेकुलेशन में नहीं जोड़ सकते। मेरा तो ये एज ए इंटेलेक्ट टू इंटेलेक्ट, मेरा ये आपसे सुझाव है कि थोड़ा वेट करते हैं, मिलिट्री की स्टेटमेंट आएगी तो क्लियर हो जाएगा, स्पेकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बड़ा अच्छा किस्सा बताना चाहता हूं। क्या हुआ कि एक
बार्बर नाई बाल काट रहा था, तो जिसके बाल काट रहा था वो नाई को पूछता है, वो बार्बर को पूछता है कि मेरे कितने बाल काट दिए। तो वो नाई बोलता है, वो बार्बर बोलता है, साहब मैं जितने बाल काटूंगा वो आपके सामने ही गिरेंगे। सरदार हूं फिर भी मैंने आपको बार्बर का किस्सा सुनाया है। जो इंसिडेंट हुआ है उसमें क्या हुआ है, क्या हुआ था, पूरा स्पष्ट रूप में। आप एक चीज देखिए कि हमारे भारत के सैनिकों की शहादत हुई, मार्टिर हुए, वीर गति प्राप्त की, हमने तो उसको बिल्कुल छुपाया नहीं। हमने तो उनके पार्थिव शरीर को उनके परिवार, उनके नेटिव गांव में भेजा है। ये हमारी प्रथा रही है। जो हमारे सैनिक की वीर गति प्राप्त करते हैं, हम उनके पार्थिव शरीर को उनके पेरेंट्स को, उनके गांव को, उनको भेजते हैं बहुत इज्जत से, ताकि मॉर्टल रिमेन्स को इज्जत मिले। लेकिन चाइना ऐसा नहीं करता है। और कमर जी आपने माफ करना, मेरे को, मैं एक रेफरेंस आपको बताना चाहता हूं कि कारगिल के लड़ाई के बाद में 523 सोल्जर्स, उनकी जो मॉर्टल रिमेन्स थे, हमने पाकिस्तान को बोला भी कि ये आपके जवानों के मॉर्टल रिमेन्स है, प्लीज ले लीजिए। तो पाकिस्तान वालों ने तो लेना ही इनकार कर दिया। तो उनको जो हमने मॉर्टल रिमेन्स को रिस्पेक्टफुली, धर्म के कायदे से, उनको पूरी इज्जत से हमने उनको अंतिम विदाई दी थी। ये तो हमारा एक तरीका है, एक प्रोसेस है। और आपने एक अच्छा शब्द यूज किया, क्यों, वाई, क्यों हुआ ये। देखिए, अगर आप क्यों का जवाब जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा दिसंबर 2019 के ऊपर में, कि चाइना झूठ बोलता है, चाइना अनरिलायबल है, चाइना अनट्रस्टवर्दी है। कोविड से पता लगा है, पूरे दुनिया को पता लगा है कि चाइना अनट्रस्टवर्दी है। अभी आज के दिन में पूरा दुनिया में 22 लाख लोग इन्फेक्टेड हैं, 1,19,000 लोग फैटल हो गए हैं, और अभी तक चाइना ने सच नहीं बोला है। तो ये तो चाइना की प्रथा है। और देखिए, हमारे उनके साथ में 5 एग्रीमेंट हैं। हम तो हमारे राष्ट्र ने तो उसकी पूरा ट्रस्ट किया, लेकिन इस ट्रस्ट को किसने तोड़ा? ये चाइना ने ही तोड़ा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये चाइना की बहुत बड़ी गलती है। उसने ये जो ट्रस्ट तोड़ा है ना, ये 100-200 साल, पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, ये जुड़ेगा नहीं। क्योंकि तो एक बार जैन साहब आपने कहा ट्रस्ट नहीं टूट गया है और चीजें हो गई हैं। जल साहब माजरत के साथ, आप भले एक फौजी की हैसियत से बोल रहे हैं, एक रिटायर्ड ऑफिसर की हैसियत से बोल रहे हैं और समझते हैं कि बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन जल साहब एक बात आप भले ना माने, लेकिन भारत की एक बहुत बड़ा हिस्सा ये मानता है कि इस वक्त इंडिया के अंदर बड़ी क्लियर तकसीम है कि चीन को कैसे डील करना है। उसकी मैं आपको मिसाल देता हूं। जल साहब आपकी मिलिट्री की स्टेटमेंट कोई नहीं आई, आपने कहा एक छोटी सी स्टेटमेंट आई, ये फाइनल स्टेटमेंट आएगी, 3 दिन होने को है। आपके प्रधानमंत्री साहब को 24 घंटे से ज्यादा वक्त लग गया बात करने में। जब सुशांत सिंह की डेथ हुई थी, राजपूत की डेथ हुई, उसने सुसाइड की, तो वजीर आजम ने फटाफट जनाब कर दी, ट्वीट कर दिए। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर को 24 घंटे से ज्यादा वक्त लग गया। और मैं देख रहा था इंडियन मीडिया, उस मीडिया पे आप भी अपीयर होते हैं, मुझे भी कभी मौका मिलता है तो मैं भी आता हूं उस मीडिया पे, और हमें ज्यादा तो नहीं लेकिन बहुत हद तक आपके मीडिया का पता है। और मजे की बात है कि अगर ये पाकिस्तान इंडिया का मसला होता तो हर चीज बड़ी क्लियर होनी थी, लेकिन क्योंकि चीन और इंडिया का मसला था, चीजों की समझ ही नहीं आ रही हो, कह रहा मीडिया ढूंढ रहा था कुछ सियासतदान मिले, कोई बात करे, उनसे कोई बात करने वाला तैयार नहीं थे, और आप लोग ही डिफेंड कर रहे थे और बात कर रहे थे। मैंने आपको बहुत सारे टीवी पे देखा, इतनी खामोशी इंडिया के अंदर। आपने कहा फादर ऑफ यूनिट चला गया, उन्होंने जो है वो कुर्बानियां दी, सारा कुछ दिया। आपने कहा कि आप जनरल साहब की बात का रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहते, मैं आपकी ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जारी बात है
एक फौजी अफसर को एक और तरह से देख रहा होता है, और ओपिनियन भी फर्क होती है, जारी बात है। जलसा इतनी खामोशी, ये खामोशी क्यों है इंडिया के अंदर? क्या इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक थॉट है वो फोर्स ही नहीं कर पाया? वो फोर्स ही नहीं कर पाया कि चाइनीज उनके साथ ऐसे कर सकते हैं, जबकि 370 और 370 के बाद खासकर आपको अलर्ट रहना चाहिए था। आपने पाकिस्तान में तो अलर्ट रहे, चीन के मामले में गफलत कर गए, ये बात सही है। और सियासतदान क्यों खामोश हैं? कमर साहब, आपने once again I will say that you have conveyed your question in a very crafty and nice way. आपने शब्द इस्तेमाल किया खामोशी। आपने कहा कि खामोश क्यों हैं, और आपने जिक्र किया कौन कौन खामोश है। पहली बात तो अभी पूरा खेल खत्म नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि लड़ाई खत्म हो गई है। अभी रिस्पॉन्स नहीं किया है, अभी रिस्पॉन्ड नहीं किया है, अभी एक्शन नहीं किया है, तो अभी आपको कैसे बता दें? अभी तो मसला चल ही रहा है, अभी तो खेल समाप्त नहीं हुआ है। और आपने ये जो वर्ड खामोशी इस्तेमाल किया है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ज्यादा पुराना इतिहास नहीं, सिर्फ 14 फरवरी से लेकर 26 फरवरी 2019 का जो इतिहास है, तब भी यही खामोशी थी, तब भी यही शब्द थे। अगर आप थोड़ा इतिहास को खोल लेना कि 14 फरवरी से 26 फरवरी तक क्या खामोशी थी। देखिए, ये जो बातें होती हैं कॉन्फ्लिक्ट की, ये जो इश्यू होता है, सब्जेक्ट होता है नेशनल सिक्योरिटी का, ये सेंसिटिव और सीरियस होता है। और जो जिन लोगों के दिमाग में अंदर में बहुत शक शंका और सवाल होते हैं, जो बहुत डाउट वाले होते हैं ना, कि हमको ये बताओ, हमको वो बताओ, खड़े हो जाते हैं। देखिए कमर साहब, अकाउंटेबिलिटी किसकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी राष्ट्र की है, सरकार की है, प्राइम मिनिस्टर साहब की है, और सेना की है। और वो काम कर रहे हैं, और हर एक रूप में काम करते रहेंगे। अभी तो रिस्पॉन्ड ही नहीं किया है। और ये जो तरीका होता है ना, आपने देखा था कि 14 से 26 फरवरी वाला जो वाक्य मैंने आपको बताया 2019 का, उसमें आप एक चीज देख लेना कि प्रोएक्टिव और प्रीएम्प्टिव क्या होता है। और दूसरी बात, अभी आपने बात ही बोल दिया है कि खामोशी की बात की है, वो भी इतने इतने बड़े एग्जाम्पल दिए आपने। देखिए, खामोशी बोलते वो हैं जो करते नहीं है। और जो 5 अगस्त को 6 अगस्त 2019, और आप उसमें 31 अक्टूबर 2019 भी मिला लेना, क्योंकि उस दिन 2 यूनियन टेरिटरी बनी थी। और आप उसके अंदर में नवंबर 2019 भी लगा लेना, उसमें सर्वे ऑफ इंडिया ने मैप्स दिए थे। और भारत ने बहुत बेटुक और बेबाक तरीके से अपनी रेड लाइंस रख दी हैं। रेड लाइंस के अंदर में है कि अक्साई चिन्ह हमारा है, इट्स ए मैटर ऑफ सोवरेनिटी एंड टेरिटरी। दूसरी बात, पीओके के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया, इंक्लूडिंग गिलगिट बाल्टिस्तान। और ये जो चाइनी पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसके बारे में भी बहुत क्लियरली बता दिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए, अगर मैं बोलूं तो आप समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं बोलूं नहीं, तो आप कभी समझ नहीं सकेंगे कि मेरे इंटेंशन क्या है, नीति और नीयत क्या है। अभी चाइना ने तो अपना बोल के, अपना कार्रवाई करके अपनी नीयत और नीति बता दी है। वो धोखा था, ट्रेचरी थी, वो कर दी है। और अभी जो नहीं बोल रहे हैं वो बताएंगे क्या होता है।